मैक्सिकन राष्ट्रपति ने उस सैन्य अभियान का बचाव किया है जिसमें ड्रग कार्टेल के सरगना ओविडियो गुज़मान को पकड़ा गया था। मैक्सिकन कार्टेलों के खिलाफ अमेरिका का युद्ध उग्र होता जा रहा है। गुप्त जासूसी अभियानों से लेकर हैरतअंगेज ड्रोन हमलों तक अंकल सैम अब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ड्रग माफिया जो कभी अछूत लगते थे, अब अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही विस्फोटक रणनीतियों के कारण पीछे मुड़कर देख रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। मृतकों की संख्या बढ़ रही है, अरबों खर्च हो रहे हैं और सीमा पर पहले कभी इतना तनाव नहीं रहा। जानना चाहते हैं कि असल में क्या हो रहा है? देखते रहिए। गुप्त रूप से काम करने वाली विशेष बल टीमें। अमेरिका वर्षों से सीमा पार विशिष्ट सैन्य टीमें भेजता रहा है, लेकिन वे नहीं चाहते कि आपको इसके बारे में पता चले। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है, वे सबसे बेहतरीन हैं, भूतों की तरह चलने और बिना किसी चेतावनी के हमला करने के लिए प्रशिक्षित। नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स और अन्य विशेष ऑपरेशन समूह नागरिक पोशाक पहनकर और बिना किसी निशान वाले हथियार लेकर मेक्सिको में घुस आते हैं। वे विश्वसनीय मैक्सिकन सैन्य इकाइयों के साथ मिलकर कार्टेल नेताओं का पता लगाते हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और ऐसे छापे की योजना बनाते हैं जो अक्सर घातक साबित होते हैं। इन अभियानों को इतना शक्तिशाली बनाने वाली बात यह है कि ये रडार से छिपे रहते हैं। सुर्खियां बटोरने वाली बड़ी सैन्य कार्रवाइयों के विपरीत ये अभियान चुपचाप चलते हैं। कभी कभी तो मैक्सिकन सरकार को भी पूरी जानकारी नहीं होती। टीमें उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जैसे थर्मल ड्रोन जो इमारतों में छिपे लोगों का पता लगा सकते हैं, सैटेलाइट फोन जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, और चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर जो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर किसी वांछित ड्रग माफिया को पहचान सकता है। जब उन्हें अपना निशाना मिल जाता है तो वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, आमतौर पर रात के समय, जब कार्टेल को इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। नतीजे प्रभावशाली तो होते हैं, लेकिन गड़बड़ भी। कार्टेल के कई शीर्ष नेता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं या ऐसे अभियानों में मारे गए हैं जो स्थानीय पुलिस के लिए बेहद पेशेवर लगते हैं। अमेरिकी सरकार शायद ही कभी अपनी संलिप्तता स्वीकार करती है, बल्कि मेक्सिको को इन जीतों का श्रेय लेने देती है। इस बीच कार्टेलों ने उन अमेरिकी एजेंटों पर इनाम घोषित कर दिया है जिन पर उन्हें शक है कि वे उनके इलाके में सक्रिय हैं। खतरा वास्तविक है। पिछले कुछ वर्षों में मेक्सिको में कई अमेरिकी आतंकवादी मारे गए हैं। उनकी मौतों को गुप्त रखा गया है और उनके परिवारों को असल में क्या हुआ इसके बारे में बहुत कम बताया गया है। यह छाया युद्ध मेक्सिको की धरती पर अमेरिकी सैनिकों के साथ रोजाना जारी है, जो एक अघोषित आक्रमण के बराबर है, जिसका दोनों सरकारें सार्वजनिक रूप से खंडन करती हैं, लेकिन निजी तौर पर समर्थन करती हैं। ड्रोन निगरानी नेटवर्क जो कभी नहीं सोते। मेक्सिको के ऊपर का आसमान कभी खाली नहीं होता। किसी भी पल दर्जनों अमेरिकी ड्रोन कार्टेल के इलाके के ऊपर चुपचाप चक्कर लगाते रहते हैं और नीचे हो रही हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये सैन्य स्तर के ड्रोन हैं जो कई दिनों तक हवा में रह सकते हैं और इनमें इतने शक्तिशाली कैमरे लगे होते हैं कि ये हजारों फीट ऊपर से किसी के फोन पर आए टेक्स्ट मैसेज को पढ़ सकते हैं। अमेरिका ने निगरानी का एक अदृश्य जाल बिछा दिया है जो नशीले पदार्थों की खेप से लेकर कार्टेल मालिकों के बीच गुप्त बैठकों तक हर चीज पर नजर रखता है। कार्टेलों के लिए इस व्यवस्था को इतना विनाशकारी बनाने वाली बात है इसका अंतहीन धैर्य। कार्टेल नेता एक बार ड्रोन देखकर छिप सकते हैं, लेकिन वे हमेशा छिपे नहीं रह सकते। ड्रोन दिन ब दिन नजर रखते हैं, जीवन के पैटर्न बनाते हैं कि कोई कहां सोता है, कहां खाता है, किससे मिलता है, उसके बच्चे कहां स्कूल जाते हैं। यह सारी जानकारी विशाल कंप्यूटर सिस्टम में जाती है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके यह अनुमान लगाते हैं कि लक्ष्य कहां होंगे। सही समय आने पर मैक्सिकन सेना या अमेरिकी ऑपरेटर या तो हमला कर देते हैं या उन्हें मार गिराते हैं या पकड़ लेते हैं। कार्टेल के सदस्यों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बेहद विनाशकारी होता है। उन्हें पता है कि उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि कब और किसके जरिए। कुछ कार्टेलों ने काले बाजार से खरीदी गई ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और वे अमेरिकी ड्रोन समझकर उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी जगह नए ड्रोन ले आते हैं। अन्य कार्टेल आकाश की नजरों से बचने के लिए सुरंगों और गुफाओं का इस्तेमाल करके पुराने तरीके अपना रहे हैं, लेकिन ड्रोन नेटवर्क नए मॉडलों के साथ लगातार बढ़ रहा है जो बादलों के पार देख सकते हैं, इमारतों में छिपे लोगों के तापमान के संकेतों का पता लगा सकते हैं और यहां तक कि उनके चलने के तरीके से विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान भी कर सकते हैं। इस अंतहीन निगरानी ने कार्टेलों को लगातार अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है, जिससे उनके ऑपरेशन कम कुशल और चलाने में ज्यादा महंगे हो गए हैं। पैसों के निशानों पर नजर रखना, खून के कुत्तों की तरह। अमेरिका जानता है कि जब तक अरबों डॉलर का प्रवाह जारी रहेगा, सिर्फ गोलियों से कार्टेल नहीं रुकेंगे। यही कारण है कि अमेरिका के कुछ सबसे विनाशकारी हमले बंदूकों से नहीं, बल्कि वित्तीय हथियारों से किए जाते हैं। लेखाकारों, वकीलों और बैंकिंग विशेषज्ञों की टीमें वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में घूमते गंदे धन पर नजर रखने के लिए 24 घंटे काम करती हैं। जब उन्हें यह धन मिल जाता है तो वे उसे न केवल फ्रीज कर देते हैं, बल्कि पूरी तरह से जब्त कर लेते हैं।
रातों रात कार्टेल के खाते खाली कर देते हैं और ड्रग माफियाओं को अचानक कंगाल बना देते हैं। ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय OFAC एक वित्तीय हिट स्क्वाड की तरह काम करता है, जो व्यवसायों, बैंकों और यहां तक कि कार्टेल से जुड़ी वैध प्रतीत होने वाली कंपनियों को भी काली सूची में डाल देता है। एक बार जब कोई व्यवसाय उनकी सूची में आ जाता है तो वह प्रभावी रूप से मृत हो जाता है। कोई भी अमेरिकी उसके साथ व्यापार नहीं कर सकता और अधिकांश विदेशी कंपनियां भी उसे छूना नहीं चाहेंगी। इस तरीके को इतना चतुराई भरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह सिर्फ कार्टेल के स्पष्ट सदस्यों को ही नहीं बल्कि उनके सूट पहने मददगारों को भी निशाना बनाता है। अकाउंटेंट, रियल एस्टेट डेवलपर और व्यवसाय मालिक जो उनके धन को लूटते हैं, ये लोग उस तरह की गर्मी के लिए तैयार नहीं होते जिसकी ड्रग डीलर उम्मीद करते हैं और अक्सर दबाव में टूट जाते हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में कार्टेल की अरबों की संपत्ति जब्त की है। न्यूयॉर्क के आलीशान अपार्टमेंट से लेकर टेक्सास के घोड़ों के फार्म हाउस तक, मेक्सिको सिटी की रेस्टोरेंट चेन से लेकर कोलंबिया की शिपिंग कंपनियों तक, उन्होंने करोड़ों डॉलर के निजी जेट, नौकाएं और कारों का संग्रह भी जब्त किया है। यह वित्तीय युद्ध कार्टेलों को धन के लेन देन के लिए जोखिम भरे तरीके अपनाने पर मजबूर करता है, जैसे सीमा पार नकदी की तस्करी करना, जो भारी मात्रा में होती है और आसानी से पकड़ी जा सकती है। कुछ कार्टेल क्रिप्टो करेंसी की ओर मुड़ गए हैं, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां इन लेन देन पर नजर रखने में भी बेहतर हो गई हैं। अपने धन तक आसान पहुंच के अभाव में कार्टेल अपने सैनिकों को वेतन देने, अधिकारियों को रिश्वत देने और हथियार खरीदने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे वे अंदर से बाहर तक उस तरह कमजोर हो जाते हैं जैसा गोलियां कभी नहीं कर सकती। मैक्सिकन सेना को अमेरिका का गंदा काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मेक्सिको में बड़ी संख्या में अपनी सेना भेजने के बजाय अमेरिका ने संभावित रूप से ज्यादा शक्तिशाली मैक्सिकन टुकड़ियां बनाई हैं जो अमेरिकियों की तरह सोचती, प्रशिक्षण लेती और लड़ती हैं। ये आम मैक्सिकन पुलिस या सैनिक नहीं है। उनकी विशिष्ट टुकड़ियां, जिन्हें निष्ठा और प्रभावशीलता के लिए चुना जाता है, गहन अमेरिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रूपांतरित होती है। अमेरिकी हर चीज मुहैया कराते हैं, हथियार जो कार्टेलों के हथियारों से मेल खाते हैं या उनसे भी बेहतर हैं, सामरिक उपकरण जिनकी कीमत ज्यादातर मैक्सिकन अधिकारियों की एक साल की कमाई से भी ज्यादा है, और प्रशिक्षण सुविधाएं जहां वे अमेरिकी विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वही तकनीकें सीखते हैं। इस दृष्टिकोण की खासियत यह है कि यह अमेरिकी सैनिकों को भेजने के राजनीतिक झंझट के बिना ही मेक्सिको में अमेरिका को युद्ध शक्ति प्रदान करता है। ये मैक्सिकन इकाइयां अमेरिकी शक्ति का विस्तार बन जाती हैं। अक्सर उनके साथ अमेरिकी सलाहकार जुड़े होते हैं या आसपास से ही अभियानों का निर्देशन करते हैं। ये अमेरिकी उपग्रहों और ड्रोनों द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी के आधार पर अफगानिस्तान और इराक में विकसित रणनीतियों का उपयोग करके छापे मारती हैं। कुछ इकाइयां तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर प्रशिक्षण भी लेती हैं और फिर मेक्सिको लौटकर कार्टेलों के खिलाफ सीखी गई जानकारी का इस्तेमाल करती हैं। नतीजे मिले जुले लेकिन प्रभावशाली रहे हैं। इन विशिष्ट इकाइयों ने दर्जनों उच्च पदस्थ कार्टेल सदस्यों को ऐसे अभियानों में पकड़ा या मार गिराया है जिनमें स्पष्ट रूप से अमेरिकी छाप दिखाई देती है। सटीक रात्रिकालीन छापे, समन्वित बहुस्थानीय हमले और ऐसा सामरिक अनुशासन जो आम मैक्सिकन सेनाओं में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। इनमें से कुछ इकाइयों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामान्य मैक्सिकन कानूनी प्रतिबंधों के बाहर काम करने और कुछ मामलों में अंततः उन्हीं कार्टेलों द्वारा भ्रष्ट होने का आरोप लगाया गया है जिनसे लड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। इन समस्याओं के बावजूद अमेरिका इन कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखे हुए है क्योंकि वह इन्हें बड़ी सैन्य इकाइयों के साथ सीमा पार किए बिना ही बल को सीमा पार भेजने का एक किफायती तरीका मानता है। कार्टेल कार्रवाइयों के खिलाफ सीमा सुरक्षा को हथियार बनाना। अमेरिका मेक्सिको सीमा रेत पर खींची गई एक साधारण रेखा से दुनिया के सबसे कड़ी निगरानी वाले सुरक्षा क्षेत्रों में से एक में बदल गई है, जिसे विशेष रूप से कार्टेल कार्रवाइयों को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया है। सीमा पर अब सैन्य स्तरीय निगरानी उपकरण लगे हैं जिन्हें देखकर अधिकांश देश ईर्ष्या करेंगे। भूमिगत सेंसर जो पैरों की आहट पहचान सकते हैं, थर्मल कैमरों वाले टावर जो पूरी तरह अंधेरे में मीलों दूर से लोगों को देख सकते हैं, और एआई सिस्टम जो संदिग्ध व्यवहार पैटर्न को इंसानों के ध्यान में आने से पहले ही पहचान सकते हैं। कार्टेल के खिलाफ इस सीमा रणनीति को इतना प्रभावी बनाने वाला इसका स्तरीकृत दृष्टिकोण है। अगर ड्रग्स या लोग भौतिक बाधाओं को पार भी कर जाते हैं तो उन्हें चौकियों, गश्ती वाहनों और यहां तक कि ऊपर से निगरानी कर रहे शिकारी ड्रोनों का भी सामना करना पड़ता है। सीमा गश्ती दल अब हेलीकॉप्टरों, सशस्त्र वाहन इकाइयों और सामरिक टीमों से युक्त एक अर्धसैनिक बल में बदल गया है जो पुलिस से ज्यादा सैनिकों की तरह काम करते हैं। इन्हें खुफिया केंद्रों का समर्थन प्राप्त है जहां विश्लेषक भारी मात्रा में डेटा की छानबीन करते हैं और ऐसे पैटर्न की तलाश करते हैं जिनसे कार्टेल के तस्करी के रास्ते या सुरक्षित ठिकाने उजागर हो सकते हैं। इससे कार्टेलों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। रोजाना लाखों की नशीली दवाइयां जब्त की जाती हैं,
तस्करी की लागत आसमान छू रही है क्योंकि कार्टेलों को अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए ज्यादा लोगों, ज्यादा उपकरणों और ज्यादा विस्तृत योजनाओं की जरूरत होती है। उन्हें ज्यादा जटिल सुरंगें खोदने, अस्थायी पनडुब्बियां बनाने और यहां तक कि अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सभी महंगे ऑपरेशन हैं और इनकी विफलता दर बहुत ज्यादा है। कुछ कार्टेल अब फेंटेनाइल जैसी दवाओं का उत्पादन करने लगे हैं जो इतनी असरदार होती हैं कि उतना ही मुनाफा कमाने के लिए इनकी बहुत कम मात्रा की तस्करी करनी पड़ती है। लेकिन इस बदलाव के साथ भी जोखिम जुड़े हैं क्योंकि छोटे पैकेट बनाना आसान होता है, लेकिन फिर भी प्रवेश द्वारों पर विशेष उपकरणों से इनका पता लगाया जा सकता है। सीमा इतनी महंगी युद्ध भूमि बन गई है कि कुछ कार्टेल बढ़ती सैन्यीकृत अमेरिकी सीमा का जोखिम उठाने के बजाय मेक्सिको के अंदर जबरन वसूली और अपहरण जैसे अन्य अपराधों में भी शामिल हो गए हैं। नशीली दवाओं के उत्पादन के खिलाफ रासायनिक युद्ध कार्टेल के सदस्यों से सिर्फ लड़ने के बजाय अमेरिका ने सीधे उन फसलों और प्रयोगशालाओं से लड़ाई लड़ी है जहां उनके उत्पाद उत्पादित होते हैं। दशकों से अमेरिकी वित्त पोषित विमानों ने मेक्सिको और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में नशीली दवाओं के खेतों पर रसायनों का छिड़काव किया है, जिससे कोका, मारिजुआना और अफीम की फसलें ऊपर से नष्ट हो रही हैं। ये कोई मामूली खरपतवार नाशक नहीं है, ये औद्योगिक रूप से शक्तिशाली रसायन हैं जो जिस चीज को छूते हैं उसे मार देते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि जमीन महीनों या सालों तक नशीली दवाओं के उत्पादन के लिए अनुपयोगी हो जाए। इस रासायनिक अभियान का पैमाना बहुत बड़ा है। लाखों एकड़ जमीन पर छिड़काव किया गया है, अक्सर दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में जहां कार्टेलों को लगता था कि उनकी फसलें सुरक्षित हैं। छिड़काव करने वाले विमान सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर गनशिप के साथ आते हैं जो खेतों के ऊपर नीचे उड़कर रसायनों के बादल छोड़ते हैं जो पूरे मौसम की नशीली फसलों को मिनटों में नष्ट कर देते हैं। अमेरिकी उपग्रह तकनीक नए उत्पादन क्षेत्रों की पहचान करती है और स्प्रे विमानों को उन लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है जिन्हें कार्टेल किसान अच्छी तरह से छिपा हुआ समझते थे। इससे दवा उत्पादकों को लगातार स्थानांतरित होना पड़ता है, जिससे स्थापित गतिविधियां बाधित होती हैं और उत्पादन अधिक महंगा और कम कुशल हो जाता है। फसल विनाश के अलावा अमेरिका ने कोकीन और मेथ जैसी दवाओं के निर्माण में आवश्यक रसायनों पर नजर रखकर दवा प्रसंस्करण सुविधाओं को भी निशाना बनाया है। ये पूर्ववर्ती रसायन ज्यादातर वैध औद्योगिक उत्पाद होते हैं जिनमें ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं जिन पर अमेरिकी एजेंट नजर रख सकते हैं। कार्टेल ड्रग उत्पादन के खिलाफ अमेरिका का युद्ध औद्योगिक क्षमता वाले रसायनों को आसमान से गिराता है जो हरे भरे ड्रग के खेतों को बंजर भूमि में बदल देते हैं। सशस्त्र हेलीकॉप्टरों द्वारा संरक्षित विशेष विमानों से सैन्य ग्रेड खरपतवार नाशकों की बारिश होती है, जिससे विशाल मारिजुआना के बागान और अफीम के खेत नष्ट हो जाते हैं जिनकी खेती में महीनों लग जाते हैं। मिनटों में कार्टेल लाखों संभावित मुनाफे को मुरझाते और खत्म होते देखते हैं। ये रसायन न सिर्फ पौधों को मारते हैं बल्कि कई मौसमों तक मिट्टी को जहरीला बनाते हैं जिससे दोबारा रोपाई असंभव हो जाती है। अमेरिकी उपग्रह तकनीक कुछ ही दिनों में नए पौधों की पहचान कर लेती है और स्प्रे विमानों को उन ठिकानों पर भेज देती है जिनके बारे में किसानों को लगता था कि वे दूर दराज के पहाड़ों या घने जंगलों में छिपे हैं। इससे लगातार स्थानांतरण होता है, स्थापित खेती के पैटर्न टूटते हैं और उत्पादन कम उपज वाली सीमांत भूमि पर बढ़ता है। इस बीच डीए के रसायनज्ञ जब्त दवाओं का विश्लेषण करके निर्माण संबंधी संकेतों की पहचान करते हैं और पूर्ववर्ती रसायनों का उनके स्रोत तक पता लगाते हैं। अमेरिका दुनिया भर की रासायनिक कंपनियों पर संदिग्ध खरीद पर नजर रखने का दबाव डालता है, जिससे वैध औद्योगिक उत्पादों को निगरानी वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है। जब कार्टेल के इलाके में असामान्य शिपमेंट दिखाई देते हैं तो छापे पड़ते हैं। करोड़ों की लागत वाली परिष्कृत प्रयोगशालाएं रातों रात ध्वस्त कर दी जाती हैं, जिससे कार्टेलों को छोटे, कम कुशल कारखाने बनाने पड़ते हैं जो उच्च लागत पर घटिया उत्पाद बनाते हैं। जब असामान्य पैटर्न दिखाई देते हैं, जैसे कि बिना किसी वैध उद्योग वाले क्षेत्रों में कुछ रसायनों की बड़ी खेप, तो अक्सर छापे पड़ते हैं। डीए ने मैक्सिकन अधिकारियों को ड्रग लैब की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया है, जिनमें अक्सर खतरनाक रसायन होते हैं जो विस्फोट कर सकते हैं या जहरीले धुएं छोड़ सकते हैं। उत्पादन पक्ष पर हमला करके अमेरिका कार्टेलों को अपने संचालन की सुरक्षा के लिए अधिक धन खर्च करने के लिए मजबूर करता है, जिससे छोटी, कम कुशल प्रयोगशालाएं बनती हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता है लेकिन कम उत्पाद उत्पन्न होते हैं। इस रासायनिक युद्ध रणनीति ने ड्रग उत्पादन को जंगल में और अमेरिकी सीमा से दूर धकेल दिया है, जिससे पूरी आपूर्ति श्रृंखला और अधिक जटिल और असुरक्षित हो गई है। सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक अभियान अमेरिका कार्टेलों से सिर्फ गोलियों से ही नहीं बल्कि सूचनाओं से भी लड़ता है। मैक्सिकन जनता को कार्टेल सदस्यों के खिलाफ भड़काने और संगठनों को अंदर से तोड़ने के लिए अत्याधुनिक अभियान चलाता है। अमेरिकी एजेंसियां ऐसे मीडिया अभियान बनाती और उन्हें वित्त पोषित करती हैं जो दिखाते हैं कि कार्टेल समुदायों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। लाशें, नशे की लत में डूबे बच्चे
उजड़ते परिवार। वे कार्टेल नेताओं की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले भारी इनाम की पेशकश करने वाले होर्डिंग प्रायोजित करते हैं और अक्सर प्रमुख मैक्सिकन शहरों में उनके चेहरे वांटेड पोस्टर की तरह प्रदर्शित करते हैं। इससे भी ज्यादा गोपनीय तरीके से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां स्थानीय अखबारों में कार्टेल नेताओं द्वारा अपने ही आदमियों से चोरी करने या अपने सहयोगियों के बारे में जानकारी देने की खबरें छपवाती हैं। सच हो या झूठ, ये कहानियां कार्टेल के भीतर संदेह और व्यामोह के बीज बोती हैं। वे गुमनाम सूचना लाइनें भी बनाते हैं जहां लोग सुरक्षित रूप से कार्टेल गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं और फिर यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को पता चले कि कब उन सूचनाओं के परिणाम स्वरूप बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे और लोग आगे आने के लिए प्रोत्साहित हों। इसका लक्ष्य कार्टेलों की रक्षा करने वाली और सदस्यों को एक दूसरे के प्रति लगातार संदिग्ध बनाए रखने वाली चुप्पी को तोड़ना है। मैक्सिकन कार्टेलों के खिलाफ अमेरिका का अदृश्य युद्ध सूचनाओं को विनाशकारी प्रभाव के लिए हथियार बनाता है। अमेरिकी एजेंसियां मैक्सिकन मीडिया में कार्टेल के अत्याचारों को उजागर करने वाली कहानियां फैलाती हैं, जिससे कुछ संगठनों की रॉबिन हुड जैसी छवि धूमिल होती है। बिलबोर्ड अभियानों में कार्टेल नेताओं के चेहरे बड़े बड़े इनामों के साथ दिखाए जाते हैं, जिससे आस पड़ोस दुश्मनी वाले इलाके में बदल जाते हैं, जहां कोई भी उन्हें धोखा देकर उनकी जिंदगी बदल सकता है। इससे भी ज्यादा कपटपूर्ण तरीके से खुफिया एजेंट कार्टेल के भीतर झूठी अफवाहें फैलाते हैं, फुसफुसाते हैं कि कुछ लेफ्टिनेंट मुनाफा कमा रहे हैं या अधिकारियों के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहे हैं। ये मनगढ़ंत बातें, चाहे मानी जाएं या नहीं, नेतृत्व को अपने ही लोगों की जांच पड़ताल में संसाधन बर्बाद करने पर मजबूर करती हैं और पूरे संगठन में अविश्वास का बीज बोती हैं। यह मनोवैज्ञानिक दबाव विदेशों में विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले कार्टेल परिवारों तक भी पहुंचता है। अमेरिकी अधिकारी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, रोडियो ड्राइव पर खरीदारी करने वाले पति पत्नी और अमेरिकी अस्पतालों में इलाज करा रहे माता पिता पर नजर रखते हैं। वीजा रहस्यमय तरीके से रद्द कर दिए जाते हैं, बैंक खाते बिना किसी चेतावनी के फ्रीज कर दिए जाते हैं। संदेश साफ हो जाता है, कार्टेल जीवन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पहुंच से बाहर नहीं रहता, जिससे उन नेताओं पर असहनीय दबाव बनता है जिनके परिवारों को अचानक उन परिणामों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे सोचते थे कि पैसे से रोका जा सकता है। कुछ सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन कार्टेल सदस्यों के परिवारों को निशाना बनाते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये पता लगाती है कि कार्टेल नेता अपने बच्चों को कहां स्कूल भेजते हैं, अक्सर अमेरिका या यूरोप के महंगे निजी संस्थानों में, और फिर उन देशों के साथ मिलकर इन परिवारों के सदस्यों का वीजा रद्द करने या उनके लिए कानूनी समस्याएं पैदा करने का काम करती है। वे उन बैंक खातों को फ्रीज कर देते हैं जिनका इस्तेमाल मेक्सिको में हिंसा से दूर कार्टेल परिवारों के आलीशान अपार्टमेंट के भुगतान के लिए किया जाता था। परिवारों पर इस दबाव के कारण कुछ कार्टेल नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है या अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए मुखबिर बन गए हैं। अमेरिका उन कार्टेल सदस्यों को गवाह सुरक्षा के उदार सौदे भी प्रदान करता है जो अपने आकाओं के खिलाफ हो जाते हैं, जिससे नेतृत्व में यह डर बना रहता है कि कोई करीबी उन्हें धोखा दे सकता है। अविश्वास का यह माहौल कार्टेलों को कम कुशल और आंतरिक संघर्षों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अमेरिकियों के साथ कौन काम कर रहा है। ऐसी तकनीक जो छिपने की जगह नहीं छोड़ती। अमेरिकी कानून प्रवर्तन और मैक्सिकन कार्टेलों के बीच तकनीकी अंतर हर साल बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियां अब ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं जो बिल्कुल विज्ञान कथा फिल्मों जैसे लगते हैं, जिससे कार्टेल के सदस्यों के लिए बिना पकड़े गए संवाद करना या इधर उधर घूमना लगभग असंभव हो जाता है। NSA लगभग किसी भी फोन कॉल या टेक्स्ट संदेश को इंटरसेप्ट कर सकता है, यहां तक कि उन एन्क्रिप्टेड फोनों से भी जिन्हें कार्टेल सुरक्षित मानते हैं। वे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो विशिष्ट कार्टेल नेताओं की पहचान कुछ ही सेकंड में कर सकता है, भले ही वे अपनी आवाज छिपाने की कोशिश करें या किसी और का फोन इस्तेमाल करें। लोकेशन ट्रैकिंग अब सटीकता के भयावह स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका अब सैटेलाइट तकनीक से वाहनों पर नजर रख सकता है, जिसके लिए कार पर किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती। वे विशिष्ट लोगों की पहचान, उनके चलने के तरीके, उनके चेहरे की नसों के अनोखे पैटर्न जो विशेष कैमरों से दिखाई देते हैं, आम, या यहां तक कि उनके कीबोर्ड पर टाइप करने के तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ कार्टेलों ने लिखित संदेशों और आमने सामने की बैठकों के जरिए पुराने तरीके अपनाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी एजेंसियों ने लंबी दूरी के माइक्रोफोन विकसित किए हैं जो सैकड़ों गज दूर से दीवारों और खिड़कियों के पार की बातचीत सुन सकते हैं। मैक्सिकन कार्टेलों के खिलाफ अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा तकनीकी हथियार विज्ञान कथा के यथार्थ जैसा है। उपग्रह बिना किसी भौतिक ट्रैकर के वाहनों पर नजर रखते हैं,
जबकि उन्नत एआई प्रणालियां मौसम के मिजाज से लेकर सीमा पर तैनात कर्मचारियों के कार्यक्रम तक हजारों कारकों का विश्लेषण करके तस्करी के रास्तों का अनुमान लगाती हैं। एनएसए उपकरण एनक्रिप्टेड कार्टेल संचार को तोड़कर ऐसे संदेशों को पकड़ लेते हैं जिन्हें कुछ नेता अछूते मानते थे। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर सेकंडों में विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान कर लेता है, यहां तक कि बर्नर फोनों पर या वॉइस डिस्गाइजर के जरिए भी। थर्मल इमेजिंग ड्रोन हवा से मामूली तापमान अंतर को भांपकर छिपे हुए भूमिगत बंकरों और सुरंगों का पता लगा लेते हैं। यहां तक कि तकनीक का इस्तेमाल न करने वाले कार्टेल सदस्य भी खुद को खतरे में पाते हैं। लंबी दूरी के माइक्रोफोन सैकड़ों गज दूर से दीवारों के पार हो रही बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियां भीड़ में लक्ष्य की पहचान उनकी त्वचा के नीचे नसों के अनोखे पैटर्न से करती हैं, जो केवल विशेष कैमरों से ही दिखाई देते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कार्टेल संचालन को तहस नहस कर देता है। नेता अधिकाधिक संभ्रांत होते जा रहे हैं और कारगर तरीकों को छोड़कर आदिम विकल्पों को अपना रहे हैं। कार्टेल्स द्वारा लागू किए गए विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण, जो अंततः अमेरिका के तकनीकी महाशक्ति के सामने विफल हो जाते हैं, ऑपरेशन धीमी गति से चलते हैं, जिससे यह भारी धारणा बनती है कि कहीं भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। कार्टेल्स के लिए शायद सबसे भयावह बात पूर्वानुमान लगाने वाली तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल है। वर्षों के खुफिया आंकड़ों से संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का उपयोग करके अमेरिकी एजेंसियां अब आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकती हैं कि शिपमेंट कहां जा सकते हैं, तस्कर कौन से रास्ते अपना सकते हैं और यहां तक कि कार्टेल के कौन से सदस्य अपने आकाओं को धोखा देने की योजना बना रहे हैं। ये प्रणालियां मौसम के मिजाज से लेकर सीमा चौकियों पर कर्मचारियों की संख्या और किसी सप्ताहांत में कौन सी फुटबॉल टीमें खेल रही हैं, हजारों कारकों का विश्लेषण करती हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्टेल कब और कहां ड्रग्स या धन ले जाने की संभावना रखते हैं। इससे अमेरिकी और मैक्सिकन अधिकारी अपने संसाधनों को सही समय पर सही जगह पर तैनात कर पाते हैं, जिससे कार्टेलों को ऐसा लगता है कि अमेरिकी उनके मन की बात पढ़ सकते हैं। हमेशा एक कदम पीछे रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने कार्टेल के संचालन को और भी ज्यादा भयावह और अक्षम बना दिया है। कार्टेल सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना अमेरिका की सबसे विनाशकारी रणनीतियों में से एक है, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, बल्कि कार्टेल संगठनों में व्याप्त लालच और डर का फायदा उठाया जाता है। अमेरिकी एजेंसियों ने कार्टेल सदस्यों को मुखबिर बनाने और खुद आपराधिक संगठनों के भीतर जासूसों का एक गुप्त नेटवर्क बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे ऐसे सौदे पेश करते हैं जिन्हें ठुकराना मुश्किल होता है, जैसे आजीवन कारावास की सजा काट रहे लोगों के लिए कम सजा, उनके और उनके परिवारों के लिए अमेरिका में नई पहचान और कभी कभी बड़ी छापेमारी या सरगनाओं की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर लाखों डॉलर। यह रणनीति इसलिए कारगर है क्योंकि कार्टेल का जीवन पहले से ही अविश्वास और खतरों से भरा होता है। कई सदस्य वफादारी के बजाय जरूरत के चलते कार्टेल में शामिल होते हैं और अपने आकाओं के डर में लगातार जीते हैं। अमेरिकी एजेंट कार्टेल के भीतर कमजोर लोगों की पहचान करते हैं, अक्सर वे जिनके परिवार अमेरिका में रहते हैं या जिन्होंने बाहर निकलने के संकेत दिए हैं, और उनके विशिष्ट डर और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक प्रस्ताव देते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति पलट जाता है तो वे उन अन्य लोगों की पहचान करने में मदद करते हैं जो सहयोग करने को तैयार हो सकते हैं, जिससे एक ऐसा डोमिनोज प्रभाव पैदा होता है जो पूरे कार्टेल को अंदर से ही खोखला कर सकता है। मैक्सिकन कार्टेल के खिलाफ अमेरिका का सबसे विनाशकारी हथियार गोलियां या छापे नहीं, बल्कि विश्वासघात है। अमेरिकी एजेंसियों ने लुभावने प्रस्तावों, जेल से आजादी, उपनगरीय अमेरिका में नई पहचान और उच्च मूल्य वाली खुफिया जानकारी के लिए लाखों डॉलर के भुगतान के माध्यम से कार्टेल के अंदरूनी सूत्रों को मुखबिर बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। यह रणनीति कार्टेल जीवन में पहले से ही व्याप्त भय का फायदा उठाती है। डीए और एफबीआई एजेंट कमजोर सदस्यों, यानी अमेरिका में परिवार रखने वालों या मोहभंग के लक्षण दिखाने वालों को निशाना बनाते हैं और उनके विशिष्ट भय को दूर करने के लिए उनके साथ खास सौदे करते हैं। जब एक सदस्य पलट जाता है तो वे उन अन्य सदस्यों की पहचान कर लेते हैं जो शायद पलट जाएं। इससे उपजा व्यामोह कार्टेलों को अंदर से तोड़ देता है। बिना किसी कारण के गिरफ्तारियों या जब्त किए गए माल के बाद आकाओं द्वारा देशद्रोहियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो जाती है। निर्दोष सदस्यों को सिर्फ शक के आधार पर यातनाएं दी जाती हैं। जैसे जैसे भरोसा कम होता जाता है, ऑपरेशन ठप होते जाते हैं। कुछ कार्टेल अत्यधिक वफादारी परीक्षण लागू करते हैं, भर्ती करने वालों को क्रूर कृत्य करने या लगातार निगरानी में रहने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे और भी ज्यादा असंतोष पैदा होता है और ज्यादा मुखबिर अमेरिकियों के हाथों में पहुंच जाते हैं। इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से विनाशकारी बनाने वाली बात यह है कि यह कार्टेल के रैंकों में कैसे भय फैलाता है।
जब बड़े छापे पड़ते हैं या नेता गिरफ्तार होते हैं तो कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि जानकारी किसने दी। इससे संगठन के भीतर ही लोगों को निशाना बनाने की होड़ मच जाती है, जहां अक्सर सिर्फ शक के आधार पर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाता है या मार दिया जाता है। पुराने कार्टेल सदस्य नए लोगों को भर्ती करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि किस पर भरोसा किया जाए। हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है, इसलिए ऑपरेशन धीमे पड़ जाते हैं। कुछ कार्टेल घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हैं, नए सदस्यों को वफादारी साबित करने के लिए परिवार के सदस्यों की हत्या करने पर मजबूर करते हैं या सभी को नियमित रूप से झूठ पकड़ने वाले परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। ये हताशाजनक उपाय और भी ज्यादा आक्रोश और डर पैदा करते हैं, जिससे ज्यादा लोग अमेरिकी एजेंटों से बात करने का जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। नतीजा यह है कि संगठन अपने दुश्मनों से लड़ने या अपना कारोबार चलाने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं उतनी ही ऊर्जा अपने लोगों पर भी लगाते हैं। अराजकता फैलाने के लिए कार्टेल नेताओं को निशाना बनाया जाता है। अमेरिका ने सांप का सिर काटने, कार्टेल नेतृत्व की पहचान करने और उसे पकड़कर या मारकर हटाने पर केंद्रित रणनीति अपनाई है। यह तरीका, जिसे कभी कभी किंगपिन रणनीति भी कहा जाता है, मैक्सिकन ड्रग संगठनों के खिलाफ अमेरिका का एक प्रमुख कदम बन गया है। जब किसी बड़े कार्टेल नेता की पहचान हो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए भारी संसाधन लगाए जाते हैं। उपग्रह निगरानी, फोन टैपिंग, मुखबिर नेटवर्क और विशेष शिकार दल जो एक व्यक्ति पर नजर रखने के अलावा कुछ नहीं करते, कभी कभी तो सालों तक। जब ये उच्च मूल्यवान लक्ष्य मिल जाते हैं तो उन्हें मार गिराने के अभियान सैन्य सटीकता के साथ योजनाबद्ध किए जाते हैं। अगर लक्ष्य को जिंदा पकड़ना है, जो आमतौर पर खुफिया जानकारी देने के लिए बेहतर होता है, तो अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित मैक्सिकन विशेष बल या कुछ मामलों में वास्तविक अमेरिकी ऑपरेटर लक्ष्य के भागने से पहले ही सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किए गए बिजली के छापे मारते हैं। ये बेतरतीब छापे नहीं होते, वे महीनों तक निगरानी रखने, सुरक्षा में कमजोरियों की पहचान करने और हर छोटी बड़ी बात का अभ्यास करने के बाद आते हैं। कुछ गिरफ्तारियां इतनी तेजी से होती हैं कि कार्टेल के सरगनाओं को मदद के लिए पुकारने का भी समय नहीं मिलता। कार्टेल सरगनाओं को पकड़ने की अमेरिकी रणनीति ने मेक्सिको के आपराधिक परिदृश्य को बदल दिया है। जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां किसी कार्टेल सरगना की पहचान कर लेती हैं, तो वे निगरानी तकनीक और विशेषज्ञ टीमों का एक पूरा शस्त्रागार तैनात कर देते हैं, जो हमला करने के सही समय तक हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये सटीक छापे अक्सर कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं। कुलीन बल भोर में ही धावा बोल देते हैं और अंगरक्षकों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही नेताओं को बिस्तर पर धर दबोचते हैं। लेकिन असली तबाही तो उसके बाद होती है। जब कोई बॉस गायब हो जाता है तो सत्ता का शून्य तुरंत खून खराबा शुरू कर देता है। महत्वाकांक्षी लेफ्टिनेंट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और संगठन युद्धरत गुटों में बांट जाते हैं। सावधानी पूर्वक बनाए गए भ्रष्टाचार के नेटवर्क ध्वस्त हो जाते हैं। सुरक्षित ठिकाने, तस्करी के रास्ते और धन संग्रह खो गए राज या इनाम बन जाते हैं जिनके लिए लड़ाई होती है। हालांकि यह अराजकता प्रतिकूल लग सकती है, लेकिन यह अमेरिकी हितों की पूर्ति करती है क्योंकि यह कार्टेलों को अव्यवस्थित रखती है और उनके कार्यों का विस्तार करने के बजाय आंतरिक लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करती है। हिंसा भयावह है, लेकिन पूर्वानुमानित भी। यह अमेरिका की सरगना रणनीति का एक सुनियोजित परिणाम है। इस रणनीति को विशेष रूप से विनाशकारी बनाने वाली बात सिर्फ नेता को हटाना नहीं है, बल्कि उसके बाद होने वाली अराजकता है। जब एक कार्टेल का सरगना अचानक गायब हो जाता है तो सावधानी पूर्वक बनाए रखा गया सत्ता संरचना ढह जाती है। जो लेफ्टिनेंट कभी साथ मिलकर काम करते थे, अब नियंत्रण के लिए लड़ते हैं, अक्सर हिंसक रूप से। दूसरे कार्टेलों या भ्रष्ट अधिकारियों के साथ गठबंधन टूट जाते हैं। संगठन का संस्थागत ज्ञान, किसे रिश्वत देनी है, कौन से रास्ते सुरक्षित हैं, पैसा कहां जमा है, सब बिखर जाता है या खो जाता है। सत्ता के शून्य में छोटे छोटे समूह अलग होकर अपने संगठन बना लेते हैं, जिससे क्षेत्र पर विवाद बढ़ने के साथ हिंसा और बढ़ जाती है। सरकारी बल इस भ्रम का फायदा उठाकर निचले स्तर के संचालकों को घेर लेते हैं, जिन्हें अचानक सुरक्षा या दिशा का अभाव हो जाता है। इसका नतीजा अक्सर कार्टेल का अंत नहीं होता, बल्कि उसका और अधिक विखंडित और अराजक रूप धारण कर लेना होता है। कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा हिंसक, लेकिन आमतौर पर बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी में कम प्रभावी और राज्य सत्ता को सीधे चुनौती देने में कम सक्षम। एक और एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहाँ हैं, और भी बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक जरूर करें।